हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जल्द ही आयोजित होने वाली पेड 2022 का टेस्ट सीरीज के जरिए अपने प्रश्नों का रिवीजन व अपने नॉलेज को और मजबूत करेंगे। दोस्तों, आप इन टेस्ट सीरीज को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें व देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के पहले टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताने दोस्तों, आप इसका ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा अपने परीक्षा के दौरान, क्योंकि दोस्तों लास्ट में हाईलाइट नहीं किया जाता है कि आपसे सत्य बताने हैं गलत बताने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे असत्य पूछा गया है कि सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, ये नंबर है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इसकी सही विशेषता है। बी नंबर है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ये भी सिंधु सभ्यता के बारे में सही है दोस्तों। माता देवी की उपासना की जाती थी। सी नंबर है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। और डी नंबर है दोस्तों, लोग लोहे से परिचित है। ये गलत है दोस्तों हमारा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लोहे से परिचित हमें वैदिक सभ्यता के दौरान मिला था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अतः हमारा आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमें असत्य का चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कथन और कारण से है। दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन तरह के क्वेश्चन भी लगाएं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का यही दोस्तों मतलब होता है कि आप क्वेश्चन के लेवल को व क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आप इन्हें समझ सकें। चलिए देखते हैं दोस्तों, कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन यह है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये हमारा कथन है। कारण में क्या दिया गया है दोस्तों? उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो क्या पूरा, अब इसको पूरा हम लोग मिलाएंगे। कहा क्या जा रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो ही गए हैं और उत्खनन के दौरान ये प्रकट हुए थे, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। और आर जो है यानी कारण जो है ये उसकी उचित व्याख्या कर रहा है। दोस्तों, यही देखना होता है हमें कि व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, दोनों कथन अलग हैं या दोनों कथन एक जैसे हैं, सत्य हैं गलत हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल राइट है। उत्खनन के दौरान ये प्रकट हुए थे, यानी ये भी सही है और आर भी सही है। और आर जो है ये की सही व्याख्या कर रहा है, यानी सही स्पष्टीकरण है, यानी हमारा आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंध घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अपने नगर नियोजन के लिए। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली इसकी मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों, यहाँ पे यही पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन व्यवस्था के लिए, यानी विकल्प नंबर ये। नहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ये बताना है दोस्तों, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर ये, सप्त सिंधु प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा बतानी है दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा तो क्या थी? संस्कृत थी, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा काफी नजदीक है। तुरंत आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें बताने दोस्तों इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और दोस्तों उनका आधुनिक नाम दिया गया है। दूसरी तरफ ये में है वितस्ता झेलम, बिल्कुल सही है। बी नंबर विपाशा व्यास, बिल्कुल सही है। सी नंबर परसुणी राबी, ये भी बिल्कुल सही है। और डी नंबर है कुंभा सुवास्तु, ये गलत है दोस्तों, कुंभा का काबुल हो जाएगा ना कि सुवास्तु होगा, यानी हमारा आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी, कुंभा का काबुल आता है दोस्तों। इसी तरह अस्कनी राबी, परसुणी चिनाब, विपाशा व्यास, सतुद्दी सतलज, दोस्तों इस तरह से आप पूरा लगाने की कोशिश कीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे वाली प्रैक्टिस सीरीज में दोस्तों हम इनके और प्रश्नों को देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको भी प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपनी उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो दोस्तों ये कौन से भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। जबकि महावीर स्वामी कौन से भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। ये दोनों आप ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बताने हैं, तो बुद्ध भी है, धम्म भी है, संघ भी है, यानी उपर्युक्त सभी। विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। जैन धर्म के त्रिरत्न यहाँ पे बताने हैं, तो दोस्तों सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक संकल्प चरित्र भी है। आप संकल्प भी कह सकते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी इसको कह सकते हैं। यानी हमारा तीनों सही, विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, यहाँ दोस्तों ये खूब नहीं आएगा, को आएगा, को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने जो दोस्तों गृह त्याग किया था उसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण क्या कहा जाता है। यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। और उनके दोस्तों ये यहाँ से और पूछ लिया जाता है, 2 वन है दोस्तों, दोनों के बारे में बात करेंगे। महापरिनिर्वाण उनके दोस्तों देह त्याग को कहा जाता है, यानी जो मोक्ष की प्राप्ति होती, और धम्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों जो उनका प्रथम उद्देश्य है सारनाथ में दिया था। नहीं देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये 16 महाजनपदों के बारे में दी गई विशेषता। ये दोस्तों पूरे आपके सिलेबस में पूरी तरह डिटेल में नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों आपको मगध पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ना है, जहाँ से दोस्तों घनानंद को प्राप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाल दिया गया है। तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो है अंगुत्तर निकाय से, विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये हमें बताना है दोस्तों, तो वो उदयन है, यानी हमारा आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी, उदयन। दोस्तों ये दोनों विकल्प इसलिए डाल दिए गए, विशेषता ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों इससे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक इसी कारण इसको डाल दिया गया कि आप दोस्तों थोड़ा बेसिक भी जान सकें। चलिए दोस्तों आगे से हम लोग देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, मौर्य शासक दोस्तों अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों ये क्या था? 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि 261 ईसा पूर्व में जो उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, भारी रक्तपात हुआ था, जिसके कारण उनसे इन्होंने युद्ध नीति को छोड़कर धम्म नीति को अपनाया था और बौद्ध धर्म से शिक्षा ली थी। तो दोस्तों इतना आप इसके बारे में और जान लीजिए, क्योंकि बराबर मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में अशोक से, तो 261 ईसा पूर्व में। और दोस्तों इन्होंने जो युद्ध त्याग किया था और दोस्तों धम्म को अपनाया था, उनके कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से? 13वें शिलालेख में। इतना और आप ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इन्हीं से रिलेटेड है दोस्तों, सम्राट अशोक जी हैं वही। नहीं देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? तो है समुद्रगुप्त। नहीं देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय में या विक्रमादित्य आप कह सकते हैं, जो इनकी उपाधि है। विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। नहीं देखेंगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था दोस्तों हर्षवर्धन, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, इक्तादारी दोस्तों सल्तनत पूछ चुके हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत। आपके सिलेबस में ये सब बराबर मेंशन किया गया। इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो की थी इल्तुतमिश ने। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी, मोहम्मद गौरी नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है, सिकंदर लोदी भी नहीं है। कौन है? इल्तुतमिश। विकल्प नंबर डी हमारा आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, अकबरनामा के रचनाकार थे, तो कौन थे दोस्तों? अबुल फजल। कौन सा आंसर होगा हमारा? विकल्प नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो कब की गई थी? 1919 में 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग हुआ था उसके हत्याकांड जांच करने के लिए दोस्तों अंग्रेज द्वारा कौन सी नियुक्ति की गई थी? हंटर आयोग की, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसी की जाँच करने के लिए अंग्रेज द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये हमें बताना दोस्तों। तो यह कौन? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो कहता महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना दोस्तों। माजुली कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप है, और ये कहाँ पे? असम में है। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों नदी द्वीप है, जहाँ पे दोस्तों पूरा एक जिला बसा हुआ है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी में? ब्रह्मपुत्र। कौन से स्टेट में? ये भी जान लेंगे दोस्तों, तो है आसाम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है दोस्तों ज्योग्राफी से, इंडियन
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बतानी है तो वह है दोस्तों गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वह गोदावरी। नहीं देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो वह है स्वर्ण रेखा। कौन सा? स्वर्ण रेखा, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा की नदी के तट पर। दोस्तों आप लोग भी इसको करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नॉलेज कितना भी हो, अगर हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लेवल को नहीं समझेंगे तो एग्जाम हाल में दोस्तों हमारे अच्छे रैंक नहीं आएंगे। और लोग जानते हैं दोस्तों UPSSC के पेट के तहत कितनी वैकेंसियाँ लगी हुई हैं, इसलिए दोस्तों हमें हर हाल में पेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप टेस्ट सीरीज पर जोर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया। अब आप जितना ही टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपके नॉलेज में उतना ही निखार आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य बताने दोस्तों। योजना निर्माण के उद्देश्य आप लोग जानते हैं, पंचवर्षीय योजना आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है। तो क्या उद्देश्य था दोस्तों? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, ये भी था, और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ये भी था दोस्तों, और निर्धनता उन्मूलन करना, ये भी था। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य थे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता का उन्मूलन करना। नहीं देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी अंतिम प्रारूप कौन तैयार करता है? तो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। विकल्प नंबर बी NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नहीं देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, ये हमें बताना है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है सरकारी तौर पर? तो वह दोस्तों वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। नहीं देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, और इस सीरीज का दोस्तों सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका वित्तीय वर्ष होता है, यानी प्रारंभ पूछा गया है तो दोस्तों होगा 1 अप्रैल, यानी विकल्प नंबर डी। यहाँ पे लास्ट पूछा गया होता है दोस्तों अंतिम, तो होता है 31 मार्च। नहीं देखेंगे हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो होती है दोस्तों पत्ती में। किसमें? बराबर पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो होती है पत्ती में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अपने पहले प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप देखें कि आपकी जानकारी कितनी मजबूत है। दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट इसका जल्दी पब्लिश होगा। तो दोस्तों आपको नॉलेज पसंद आई होगी तो हमारे चैनल से कृपया क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।